हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी पे बात कर रहे थे, जहाँ तक मैंने 100 प्रश्नों को कर लिया था। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 101। तो हम अब यहीं से शुरुआत करेंगे वीडियो का। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। क्या है ऐतिहासिक चरित्र का? पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा था, तो आइए अब इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर है कीर्ति लता। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। आप चंपू को जानते हैं दोस्तों। चंपू काव्य कृति उसे कहते हैं जहाँ पे गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। तो 102 नंबर का प्रश्न है राउर बेल। बी नंबर है दोस्तों। पहला था उक्ति व्यक्ति प्रकरणम वर्ण रत्नाकम श्रवकाचार्य। अब प्रश्न को मैं ऑप्शन को पढ़ते ही इनके राइटर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आइए हम अपने आगे के प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 103। ठीक है दोस्तों, देखिए 103 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप इनका आंसर दीजिए। 103 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। आप जानते हैं इस प्रश्न का आंसर, आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। क्या है जिसकी रचना शिलालेखों से मिलती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो 103 का उत्तर बताइए आप लोग, राउर बेल। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 104। 63 सालाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। प्रश्न नया है दोस्तों, आपको भी आप देख रहे होंगे ये प्रश्न आपके लिए नया है, आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा। 104 नंबर का प्रश्न है कि 63 साल का पुरुषों के जीवन का वर्णन है। तो कहाँ पे है इनका वर्णन? तो कहाँ पे है बताइए आप लोग? 104 नंबर महापुराण में। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन, बताइए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 105। तो इनके कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं और रामविलास शर्मा का भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो 1929 में लिखे थे। आप इनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इनकी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। देखिए, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति, तो विधेयवादी पद्धति आपने देखा है शुक्ल जी की है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। तो पूछ रहे हैं लेखन की सबसे अविकसित, मतलब जिसकी जो है कि रचना अविकसित हो, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित न हो। तो इनका तो विधेयवादी बहुत ज़्यादा है। और ये भी है वर्णानुक्रम, जो पहली जो है कि साहित्य की जो है कि समीक्षा की पुस्तक थी हिंदी साहित्य के इतिहास की। कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। तो 106 नंबर का आप बताइए जो अविकसित है ये कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति। अब इनके वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण कौन किया है? इनकी रचना कौन से लेखक किए हैं? आप इनका उत्तर हमें कमेंट में देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए थे? तो 107 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ठीक है, अब इनका उत्तर आप बताइए। ये तो आपका परिचित प्रश्न है दोस्तों, तो बताइए जैन साहित्य। ठीक है, चरित आप देखिए, मधुचर्या भी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पुरुष कहाड़ी हव कहो जस पथावे पुन किस कवि की उक्ति है? तो आप कहाड़ी शब्द सुनते ही विद्यापति लगा देंगे दोस्तों। 108। 109 को देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका। आप बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य
और वेदना का विकास, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और ये भूमिका और हिंदी साहित्य का इतिहास, बताइए इसको आप लोग 109 में। तो इसका क्या है, अतीत। आप देख रहे हैं, बस इतने से पहचानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 109। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो ये तो प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, कौन किया है? 110, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल। कहा जाता है कि ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। 111 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसका उत्तर बताइए। स्वयंभूकृत प्रेमचर्य किस विषय वस्तु, ठीक है, स्वयंभूकृत प्रेमचर्य की विषय वस्तु किससे से संबंध है? राम कथा, लोक कथा, कृष्ण कथा, जातक कथा। तो बताइए आप लोग, स्वयंभू। ठीक है, जो स्वयं से क्या हो, बताइए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे और अच्छे से देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 111 का। ठीक है, तो बताइए, रामकथा पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे 112 नंबर के प्रश्न पे। इसका उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। 112 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो इनका क्या है, अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? 112 नंबर का प्रश्न है, तो कौन है बताइए? विद्यापति, जयिंदु और चंदर बरदाई। तो कौन है? स्वयंभू। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। 113 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? 113 नंबर का प्रश्न है, तो कौन सा है गद्य का, साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ? तो कुवल माला। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। संदेश रासक के रचयिता कौन है? ये तो प्रश्न बहुत ही इजी है दोस्तों, अब्दुल रहमान। ठीक है, जो उस प्रश्न में थोड़ा सा रुकने का होगा हम वहाँ रुकेंगे, नहीं तो एग्ज़ाम के समय क्विक रिवीजन के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रश्न को टाइप वाइज लेके चल रहे हैं दोस्तों। हमने सबसे पहले जो है कि आदिकाल को पढ़ा, उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर हमने इसके पीछे हमने भाषा एवं विकास को पढ़ा था, फिर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। ऐसे फिर हम नेक्स्ट हमारा वीडियो जो है कि आदिकाल पे आएगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को ले रहे हैं। तो 115 नंबर का प्रश्न देखिए। सबसे पहले, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? आप लोग बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो संदेश रासक किसका है? ये खंड काव्य। महाकाव्य आप लोग जानते हैं, गीति काव्य जानते हैं, चब्बू काव्य गद्य पद्य का मिश्रण होता है। महाकाव्य वह होता है जिसमें किसी भी नायक के जन्म से लेके उसके कार्य को मतलब बहुत लगभग आप मान लीजिए कि पूरी ज़िंदगी का जिसमें वर्णन हो, वो महाकाव्य होता है। गीति काव्य होता है जिसमें गीतों के माध्यम से और जीवन के कुछ पार्ट को लिए जाते हैं दोस्तों। 115 नंबर। अब आप चलेंगे 116 नंबर। 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? सॉरी दोस्तों, 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? ढोला मारूरा दुहा, खुसरो की पहेलियाँ, भारतेश्वर, बाहुबली, रास, विद्यापति, पदावली। तो आप लोग इस प्रश्न का जल्दी से जल्दी उत्तर दे दोस्तों, ताकि हम लोग जल्दी से आगे बढ़ पाए। 116 नंबर का प्रश्न है, 116 नंबर का प्रश्न है भारतेश्वर, बाहुबली, रास। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। हमीर रासो, वड़ रत्नाकर, श्रावकाचार्य, खुमार रासो। तो इसका होगा डी नंबर। 117 में डी नंबर। 118 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? अब ये प्रश्न दीजिए, प्रश्न है मज़ेदार। वर्ण रत्नाकर, महापुराण, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 18। तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर, वर्ण रत्नाकर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्नों पे।
याद रखिए, जो प्रश्न आपको आ रहे हों उनको छोड़ दीजिए, जो प्रश्न आपको नए लगे उनको अपनी डायरी में नोट डाउन करें और परीक्षा के समय क्विक रिवीजन करें दोस्तों। आइए हम चलते हैं, 119 नंबर का प्रश्न आ चुका है। स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग बताएं। बी नंबर है। इसके बारे में आप जानते हैं, यह अपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया था यदि आपसे पूछेगा तो? त्रिभुवन। त्रिभुवन ने क्या किया था? पूर्ण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 119 के बाद हम आ गए हैं 120 नंबर के प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? अभी तो आप जानते हैं स्वयंभू को कालिदास कहा उपमा मिली है। आप बताइए, स्वयंभू को कालिदास किसने कहा? 120 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो डॉक्टर भयाड़ी ने। ठीक है, आगे चलेंगे। अपभ्रंश का भवभूति। ठीक है, अपभ्रंश का भवभूति कौन है? संस्कृत के बहुत ही अच्छे कवि हैं भवभूति जी, तो इन्हीं की उपमा हिंदी के कवि को मिली है। वो कवि कौन है? 121 नंबर का प्रश्न है, तो पुष्प दंत। ठीक है, आगे चलेंगे। 122 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। 122 नंबर का प्रश्न को आप अच्छे से देखें। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? ठीक है, देखिए 122 नंबर। तो 122 नंबर के लेखक जो हैं वो हैं पुरुषोत्तम देव। ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है, आप इन्हें अच्छे से नोट करके रखें दोस्तों। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। 123 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए 122 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। अब हम 123 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। तो देखिए, महापुराण के रचयिता कौन है? तो महापुराण हेमचंद्र, पुष्पदंत, धनपाल, सोमप्रभ सूरी। ठीक है, 123 नंबर के प्रश्न को देखिए, तो पुष्पदंत। आगे चलिए, नेक्स्ट तो आपका परिचित प्रश्न है दोस्तों। राय कुमार चरियू के रचयिता कौन है? 124 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 124 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? रोडा कवि, जो इंदु, सुमति मेड़ी। ठीक है, कि पुष्पदंत, तो पुष्पदंत दोस्तों। 125 नंबर के प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना होगा। 125 नंबर का प्रश्न है। उक्त व्यक्ति प्रकरणम में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा? ये प्रश्न मज़ेदार है, उत्तर दीजिए आप लोग। पाली, संस्कृत, परिनिष्ठित कि अपभ्रष्ट? ठीक है, अपभ्रष्ट कहा है। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? ठीक है, पुरानी हिंदी, याद रखिए पुरानी हिंदी। ठीक है, 126 नंबर का प्रश्न है। अवहट्ठ से, संस्कृत से, प्राकृत से, पाली से, तो इसका उत्तर होगा अवहट्ठ से। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट्ठ कहा? प्रश्न मज़ेदार है, उत्तर दीजिए। ठीक है, पदावली तो मैथिली में है, बाकी उत्तर आपको मिल चुके हैं। ऑल ऑफ द एबव इसलिए नहीं लगाया जा सकता है, जिसको नहीं पता होगा दोस्तों ये सभी लगा देगा, लेकिन आप जानिए पदावली मैथिली में है। ठीक है, विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है। और एक कीर्ति लता, कीर्ति पताका, दोनों रचनाएं क्या हैं बताइए? 127 नंबर का प्रश्न है, तो ये है कीर्ति लता दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे। विद्यापति पदावली की भाषा, अभी तो ऊपर इस प्रश्न का हम जिक्र किए थे, मैथिली। 128 नंबर का प्रश्न है। व्याकरण ग्रंथ कौन सी है? आप सभी जानते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, हेमचंद्र की रचना है। 129 नंबर। ठीक है दोस्तों, पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता? अब ये प्रश्न मज़ेदार है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? दोहा, चौपाई, छप्पे, घनाक्षरी। ठीक है, 130 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर है घनाक्षरी। 131 नंबर के प्रश्न में चलेंगे हम। 131 नंबर के प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं 131 नंबर के प्रश्न पे। 131 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? स्वयंभू, हरिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, रोड़ा कवि। 131 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो क्या है?
स्वयंभू। 132 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। पुष्पदंत किस सदी में हुए? ठीक है, अब इनका जन्म काल पूछा जा रहा है 132 नंबर में। तो 8वीं, 9वीं, 11वीं, 10वीं, आपने जो है कि इतिहास को अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो इनका क्या है? 10वीं सदी। ठीक है दोस्तों, अब आइए आदिकालीन वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ कौन सी है? 133 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। संदेश राशक, चर्यापद, शब्दानुशासन, जगत सुंदरी, प्रयोग माला। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है आदिकालीन वैदिक, जगत सुंदरी, प्रयोग माला। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 134 की तरफ। ठीक है दोस्तों, 134 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप इनका उत्तर दीजिए। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। आप जानते हैं अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो उसी से आप एक आंकड़ा लगा के इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 134 नंबर का प्रश्न है, दलपति विजय, नल सिंह, मधुकर भट्ट, नलपति नाल। तो इसका आंसर होगा नरपति नाल। आइए नेक्स्ट प्रश्नों पे चलते हैं। बिसल देव रासो का नायक कौन है?